प्रीवियस सैटरडे या प्रीवियस जो भी डे था, हमारा सैटरडे था या संडे था, हमने डिस्कशन किया था कि हम लोग ऑडिट का नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने आपको कुछ टारगेट्स भी देने हैं आज। सो सिर्फ 1-2 मिनट लूंगा, फिर सीधे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक ओरिएंटेशन सेशन तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आपको आज हम थोड़ा सा नोट्स के बारे में भी बताएंगे कि जो नोट्स हैं आपको, जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड मैं आपसे चाहूंगा आपका पार्टिसिपेशन ऑडिट में, स्पेसिफिकली दो चीजों में। एक तो जो आपको टास्क दिए जाएंगे उसको आपने कंप्लीट करना है टाइम से। पहली चीज, टाइम से टास्क करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हमारा डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं सीखा, टाइम आपने नहीं किया, क्योंकि आज पहला लेक्चर है, तो आपको टास्क मिलेंगे जो आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट होंगे एमसीक्यू के, उसके बाद सिमुलेशंस के। ये आपको करना है। एमसीक्यू और सिमुलेशन इसमें साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो काफी प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ने वाले हैं। और मेरा खुद का सीपीए का एक्सपीरियंस, जो मैंने सीपीए में स्पेशली ऑडिट को पास किया, तो ऑडिट का मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो आज हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को पहले नंबर पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू सेल्स। तो सबसे पहले हम आज जो पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू सेल्स, इसके बारे में हम लोग बात आज करने जा रहे हैं। अभी मैंने चैट को ओपन कर दिया है, तो अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप लाइव चैट करके मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। सर, इंटरनल कंट्रोल ऑफ सेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% चांस, मुझे ऐसा लगता है, जितने भी स्टूडेंट का फीडबैक है, बोले सर इसमें सिमुलेशन आता है, और मेरी एग्जाम में भी आया है। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हमेशा अपनी रेवेन्यू में सेल्स को हमेशा से स्ट्रांग रखना चाहिए। उसका इंटरनल कंट्रोल जो है वो सेल्स के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। दिस इज, अच्छा, सभी लोग चैट कर पा रहे होंगे, एक बार देख लेना किसी की चैट डिसेबल तो नहीं है, बिकॉज इसमें मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा बहुत सारी चीजें। तो आज क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है, तो हम थोड़ी सी जनरल बातें भी करेंगे। इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू सेल्स। अब सर, आपने बोला इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू सेल्स, तो अगर मैं आपसे दो तीन चीजें पूछूं, जब हम अकेले सेल्स की बात कर रहे हैं, तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से बताइए, एक सेल्स ट्रांजैक्शन किन किन डिपार्टमेंट को हिट कर सकता है, कहां कहां इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कारण, सेल्स के कारण कौन कौन से डिपार्टमेंट अफेक्टेड हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम आज एक छोटा सा एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लेते हैं, चलो एकेपीआईएस, है ना। तो अगर आज एकेपीएस की सेल्स क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसका स्टूडेंट का इनरोलमेंट। तो हमें हमेशा ध्यान रखिए, दो प्रोस्पेक्टिव से सोचना होता है। एक सोचना होता है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक सोचना होता है हमें ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका शुरुआत ही दौर में हमेशा आपको ये सोचना पड़ेगा। बिकॉज ऑडिट की एग्जाम आप थ्योरी ना समझे बेटा। अगर आप ऑडिट की एग्जाम को थ्योरी समझेंगे तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। तो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं सर, और एक हम क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं, लेकिन हम अभी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ी देर से हटा दे रहे हैं। देखिए, क्लाइंट के बहुत सारे कहीं ना कहीं अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता होगा। अगर मैं आपसे एक एक करके पूछूं, अकेले सेल्स के बारे में मैं बात करूं, सेल्स, आप बता सकते हैं सेल्स के कारण कौन कौन से डिपार्टमेंट हिट हो सकते हैं? जरा चैट बॉक्स में लिखिए आप सभी लोग। मैं देखना चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब करते हैं तो आप वो सारी चीजें सोच पाते हैं कि नहीं। जैसे पारस ने लिखा इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, प्रॉफिट, वेरी गुड, तीन डिपार्टमेंट आपने लिखा। चलो, आपके दिमाग में तीन ही आए। और अमित पिटवाल ने लिखा ए आर रिसीविंग डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री, सेल्स डिपार्टमेंट। परचेस लिखा अरुण ने, इट इज टोटली रॉन्ग, परचेस विल नॉट अफेक्ट सेल्स डिपार्टमेंट। चलो, मैं आपके सामने सारे डिपार्टमेंट लिखता हूं, देखो आपको कितना डिटेल सोचना चाहिए। सबसे पहला, एक क्रेडिट डिपार्टमेंट भी अफेक्ट हो सकता है। सेल्स को आप क्रेडिट देते हैं, ये अफेक्ट हो सकता है कि हमें सेल्स क्रेडिट पे करनी है या नहीं करनी है। जी सर, इफेक्ट हो सकता है।
उसके बाद अगर सेल्स हो जाएगी तो अकाउंट्स रिसीवेबल भी इफेक्ट हो सकता है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं सर। अकाउंट रिसील के बाद कैश भी हो सकता है। जी सर। सर कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी अफेक्ट हो सकता है। सर इसके बाद शिपिंग डिपार्टमेंट भी इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद सर शिपिंग होगा, आपने किसी ने शिपिंग वर्ड नहीं लिखा है, बिकॉज आप में से किसी ने सोचा ही नहीं कि सर शिपिंग डिपार्टमेंट भी इफेक्ट होगा। आपने किसी ने सोचा नहीं क्रेडिट सेल्स डिपार्टमेंट भी अप्रूवल होगा, अप्रूवल नहीं सोचा आप में से बहुत कम ने बिलिंग अभी लिखना शुरू किया, बिलिंग डिपार्टमेंट भी अलग होगा। जी सर। सेवंथ अगर हम बात करें, एक कट ऑफ डिपार्टमेंट भी इफेक्ट होगा। कट ऑफ का मतलब हमें हर साल की सेल्स, जैसे 2024 की सेल्स 2025 की सेल से अलग होनी चाहिए, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। आठवां आपके दिमाग में आना चाहिए सर, इन्वेंट्री भी इफेक्ट हो सकता है। नौवां आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि सर कहीं ना कहीं वेयर हाउस भी इफेक्ट हो सकता है। अब वेयर हाउस, तो जब बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें इफेक्टेड होते हैं तो कहीं ना कहीं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं यहाँ से। तो जब हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज सोचने की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑडिटर पर्सपेक्टिव। हमने आज ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करना है। देखिए ऑडिटर का तो सिंपल सा प्रोस्पेक्टिव होता है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है बेटा। अब जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है तो उसका सबसे प्राइम पर्पस यही होता है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हैं वो कहीं मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है। मतलब अभी मटेरियल वर्ड को ना लिखें हम मिस स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करें। ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। तो जब आप सीपीए के ऑडिट को पढ़ने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए कि अकेले हम सेल्स का ऑडिट नहीं सोचने वाले। सेल्स अपने आप में बहुत सारे डिपार्टमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। वन ऑफ देम, मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया है, अगर आप देखेंगे इसमें मैंने सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करी, मैंने क्रेडिट डिपार्टमेंट के बारे में बात करी, मैंने इन्वेंट्री वेयरहाउस के बारे में बात करी, फिर हमने बिलिंग के बारे में बात करी, अकाउंट रिसीवेबल, शिपिंग, रिसीविंग, कैश रिसीव, एक नया अकाउंट आपके लिए मेल रूम, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारे अकाउंट्स आपके आएंगे। लेकिन ये सारे आपको समझना है, धीरे धीरे करके समझना है। जब आप मेरे सारे लेक्चर्स को देख लेंगे, जब आपके सॉफ्टवेयर में आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि सर आपका ये लेक्चर देखने के बाद हमारा स्कोर 90 आ रहा है। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं, एमसीक्यू में आपका 90 आएगा। सिमुलेशन में भी आपकी इंप्रूवमेंट बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आपको मेरे जैसे सोचना सीखना पड़ेगा, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास है। चलिए, और कोई इफेक्ट सोच सकते हैं कि सर और क्या इफेक्ट पड़ सकता है सेल्स। सबसे पहले हमारा दिमाग में विजन ही ये क्लियर होना चाहिए कि सर सेल्स के कारण बहुत सारे डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। जी सर। और कोई डिपार्टमेंट हमें ऐसा लग रहा है जो आपको लगता है कि इसमें हमने छोड़ दिया हो, जो आप सोचते हो? एक डिपार्टमेंट हम और कह सकते हैं बेटा, सेल्स रिटर्न, जो यहां पर नहीं लिखा है ना, रिसीविंग। क्योंकि एक डिस्पैच के साथ में अगर रिसीविंग लिखा है तो कहीं ना कहीं कोई गुड्स आपने सेल किया है तो वो भी वापस आ सकता है। तो आपको आज के बाद ये सोचना है कि सर अगर हम सेल्स करने जा रहे हैं, हम अगर सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सेल्स से रिलेटेड हर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का इंटरनल कंट्रोल समझ में आना चाहिए। हमारा इस टॉपिक का पर्पस क्या है, इस टॉपिक को समझने का, कि सेल से रिलेटेड हर डिपार्टमेंट का इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल ही इस टॉपिक का ना। तो यू ऑल आर अवेयर दैट सर कि सबसे पहले हमारी सेल्स होती होगी, सेल्स के बाद वो रिसिप्ट रिसीवेबल में बदलते होंगे, उसके बाद हमारी कैश रिसिप्ट आ जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है, ये सबको पता है, मुझे इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन एक डिपार्टमेंट जो होती है वो तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है। सीपीए के ऑडिट में आपको सबसे ज्यादा इसी बात के ऊपर फोकस करना, एआरसी, सेल्स में अथोराइजेशन, रिकॉर्डिंग और कस्टडी। अथोराइजेशन मतलब किसी ट्रांजेक्शन की अप्रूवल देना। तो सर पहले तो आ गया आपका अप्रूवल, उसके बाद हो जाएगा रिकॉर्डिंग, उसके बाद हो जाएगा उसकी कस्टडी। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट तो वर्ड यहां पर यही आएगा
कि अगर हम बात करने जा रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, तो हर काम के लिए अलग पर्सन होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। जी सर। वाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट? कहीं ना कहीं अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होगी तो एरर और फ्रॉड दोनों हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर सेल्स डिपार्टमेंट की अगर हम शुरुआत से ही बात करने जाएं तो अथोराइजेशन कहां पर होगा? जरा कॉमन सेंस से आपको बताइए कि कहां कहां अथोराइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है सेल्स डिपार्टमेंट में। आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि सर अथोराइजेशन की कहां कहां जरूरत पड़ सकती है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, देखते हैं आप कितना सोच पाते हैं। आप में से सबने सब ये तो बोल दिया सर सेल्स क्रेडिट, और दूसरा दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं जानना चाहता हूं कि आप एक किसी कंपनी के बिजनेस करने जा रहे हो आप, बल्क सेल डिस्काउंट, वेरी गुड, डिस्काउंट भी आपने बहुत सही बोला कि सर डिस्काउंटिंग भी हो सकता है, डिस्काउंटिंग के लिए भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नहीं सोच पाए, आज के बाद सोच लेंगे, बेड डेप्स रिटर्न ऑफ। गेटिंग माई पॉइंट? कि बेड डेप्स रिटर्न ऑफ का कहीं ना कहीं पावर होना चाहिए। आप सोचिए इतने सारे मेरे स्टूडेंट हैं, कल को मेरा काउंसलर टीम आके बोले कि सर वो स्टूडेंट पेमेंट नहीं देना चाहता, ही इज गोइंग टू लीव द कोर्स, तो मैं अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोलूँ ना कि यार चलो उसकी डेट जो अपनी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल खड़े हैं उसको राइट ऑफ करो। तो राइट ऑफ का अथोराइजेशन भी किसी ना कहीं किसी के पास होना चाहिए। अब ये अथोराइजेशन जो है, क्या वो रिकॉर्ड कीपिंग वाले के पास होना चाहिए? राइट ऑफ का थोड़ा कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि क्या हम अकाउंटेंट को ये पावर दे सकते हैं कि वो राइट ऑफ करने का पावर रखे, सेल्स का पावर रखे, या डिस्काउंट का पावर रखे, या बेड डिप्स को? तो ऑब्वियस सी बात है सर, रिकॉर्ड कीपिंग का पावर बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। मतलब अब आपके दिमाग में ये पिक्चर जरूर क्लियर होना चाहिए कि सर अप्रूवल, रिकॉर्डिंग और कस्टडीज है सेपरेट डिपार्टमेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो अथोराइज पर्सनल के बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं, तो अभी हमने सिर्फ बेसिक चीजों को समझना है, अथोराइजेशन, रिकॉर्ड कीपिंग और कस्टडी, ठीक है सर? ये तीन डिफरेंट हो सकते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हो रही है, सेल्स अथोराइजेशन इज टिपिकली हैंडल्ड बाय क्रेडिट डिपार्टमेंट। इसका मतलब सर एक कंपनी में क्रेडिट डिपार्टमेंट होगा, जो हमें याद रखना है, जिसका काम केवल एक ही होगा, authorize customer credit and approve the credit limit before it is proceed। तो सर आपके दिमाग में एक सबसे पहला वर्ड मैंने जो डाल दिया है कि जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका काम ही होता है अथोराइजेशन, ठीक है? अथोराइजेशन इज द टास्क ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है सर? ये बहुत सिंपल सी बात है। सेल्स मैनेजर में अथोराइज सेल्स ऑर्डर फॉर नॉन कस्टमर विद अप्रूव्ड लिमिट, तो कहीं ना कहीं हर पर्सन की वहां पे लिमिट भी होगी। तो जैसे हमने एक सेल्स ऑर्डर, अब अथोराइजेशन के बाद सेल्स ऑर्डर जनरेट होगा या सेल्स ऑर्डर पहले जनरेट हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? सेल ऑर्डर विल बी जनरेटेड बिफोर अथोराइजेशन और आफ्टर अथोराइजेशन? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली बात है सर, इट शुड बी फ्रॉम आफ्टर अथोराइजेशन होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट सेल नहीं होती, सबसे पहले होती है सेल्स ऑर्डर। और अगर सेल्स ऑर्डर क्रेडिट का है तो उसको क्या होना चाहिए? तो अप्रूव के साथ में मैंने जानबूझकर यहां पे मिस्टर स्मिथ का नाम लिखा है, बिकॉज एग्जाम में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। अब आपको सेल्स ऑर्डर की मैंने फोटोकॉपी क्यों दी है पता है? एग्जामिनर जब आपसे सिमुलेशन पूछेगा और वो पूछेंगे कि वीकनेस ढूंढो, हो सकता है पावर हमने मिस्टर मिस्टर स्मिथ को दी हो, लेकिन वहां पर सिग्नेचर अकाउंटेंट क्यों हो? कंपनी ने पॉलिसी तो बना दी, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल डिजाइन, साथ साथ चीजें सीखनी पड़ेंगी आप। तो आप मुझे बताना, हमने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किया कि सेल्स मैनेजर को पावर दिया है सिग्नेचर का, बट यहां पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं अकाउंटेंट के द्वारा। ये मिस्टेक तो है ना? ये डिजाइन में मिस्टेक है या इंप्लीमेंटेशन फॉल्ट है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इट्स अ deficiency in designing or implementation, can you identify this just with my examples?
आप मुझे बताइए, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन फॉल्ट है, या डिजाइनिंग का फॉल्ट है, या इंप्लीमेंटेशन का फॉल्ट है? चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। आप सबका पार्ट से इंप्लीमेंटेशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग इंप्लीमेंटेशन। यस सर। डिजाइनिंग, डिजाइनिंग फॉल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सर डिजाइनिंग तो की है ना आपने, डिजाइन तो आपने किया, आपने बोला है कि एक पर्सन को, सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स ऑर्डर को बिफोर वो करना पड़ेगा, तो प्लान तो किया है, लेकिन प्लान को इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। तो सोचिए, जब आपको एक बड़ी सी केस स्टडी दी हो, उसमें लिखा हो कि मिस्टर स्मिथ अथोराइज टू अप्रूव द सेल्स ऑर्डर, बट सिग्नेचर मिस्टर स्मिथ की जगह आपको मिस्टर टॉम के दिख जाए, तो आपको सेल्स ऑर्डर करते समय वाइल सॉल्विंग द सिमुलेशंस हमेशा अप्रूवल जिस पर्सन के पास पावर है वो जरूर दिखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो सर अब ये बात होगी, अब सेल्स की प्रोसेस समझिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए सर? सेल्स का अप्रूवल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट स्टेप होगी आपकी, हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट स्टेप। जी सर, सेल्स अप्रूव हो गई। अब सेल्स अप्रूव होने के बाद एक सेल्स ऑर्डर बनेगा जो हमने बनाया। अब मुझे बताइए सेल्स ऑर्डर कहां पर जाना चाहिए सर? थोड़ा कॉमन सेंस से बताना, फिर हम इसके फ्लो को समझेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे, चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ रटने वाली पोजीशन की, सर सेल्स ऑर्डर जनरेट हो गया, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो कि सर सेल्स मैनेजर ने सेल्स ऑर्डर जनरेट कर दिया। अब सेल्स ऑर्डर कहां जाना चाहिए, आप अपनी अपनी लाइफ में सोचिए, तो यहां मैंने मेंशन किया। सबसे पहले वेयर हाउस में जाएगी, क्योंकि सेल्स तो ऑर्डर अप्रूव हो चुका है। जी सर। सेल्स ऑर्डर सेंड टू इन्वेंट्री वेयर हाउस, तो इसका मतलब सर इन्वेंट्री वेयर हाउस में पर्सन अलग होगा, और अप्रूव करने वाले में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी अलग होगी। पर्पस टू इनिशिएट पिकिंग एंड पैकिंग ऑफ अ गुड्स, तो पर्पस क्या है? ऑब्वियसली बात है सर, कि सेल्स ऑर्डर। एक बात ध्यान रखिए, इन्वेंट्री वेयर हाउस और शिपिंग डिपार्टमेंट दोनों अलग होते हैं। ये बात आपके दिमाग में भी फिट होनी चाहिए। क्या वेयर हाउस वाला ही शिपिंग करेगा? नहीं, बड़ी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, हमारी कंपनी के हिसाब से नहीं सोचना है कि सर, तो देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। शिपिंग डिपार्टमेंट अलग होता है और वेयर हाउस डिपार्टमेंट अलग होता है। तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट कभी भी शिपिंग नहीं करता, सेल ऑर्डर डिपार्टमेंट कभी भी शिपिंग नहीं करता। आपको घुमा फिरा के सिचुएशन दी जाएंगी, लेकिन आपको सिर्फ मेरे फ्लो को समझना है। ठीक है सर, ये बात आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी। तो मैंने यहां पर सारे डिपार्टमेंट को कुछ शॉर्ट में लिखने की कोशिश की, कि सेल ऑर्डर भी होगा, क्रेडिट अप्रूवल होने के बाद वो शिपिंग में भी जाएगा, बिलिंग में भी जाएगा, अकाउंट सिस्टम, अभी हम धीरे धीरे करके सारी चीजों को समझेंगे। सिर्फ एक फ्लो में बनाया है कि सेल ऑर्डर शिपिंग डिपार्टमेंट में भी जाना चाहिए, बिलिंग डिपार्टमेंट में भी जाना चाहिए, और अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट अलग होते हैं। शिपिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, क्रेडिट डिपार्टमेंट अलग होता है, बिलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट भी डिफरेंट होता है। तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट का सिंपल काम क्या है? वेयर हाउस में क्या कल को आपसे कोई पूछे जाए, छोटा सा ही क्वेश्चन, इन्वेंट्री कहां रखी होती है? वेयर हाउस में रखी होती है, शिपिंग में रखी, शिपिंग उसमें रखी होती है, शिपिंग डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सर वेयर हाउस मतलब जहां पर हमारी इन्वेंट्रीज क्या होती है, रखी होती है। ठीक है, ये बात समझ। अब शिपिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? ये मैंने जानबूझ के इमेज बनाई ताकि आप चीजों को रटे नहीं, विजुलाइज कर सके कि हाँ। अब शिपिंग डिपार्टमेंट के पास तो सर सेल्स ऑर्डर आया है। देखो, शिपिंग डिपार्टमेंट के पास क्या आता है? सेल्स ऑर्डर आता है। उस सेल्स ऑर्डर के बेसिस पर ही वो क्या बनाता है? शिपिंग डॉक्यूमेंट। ये जानबूझकर मैंने आपको ऐसे दिए हैं ताकि मैं आपको विजुलाइज करा सकूं कि सर शिपिंग डॉक्यूमेंट की जो प्रिपरेशन होती है वो सेल्स ऑर्डर के बेसिस पर ही होती है। ये बात आप ध्यान में रख पाएंगे अब किस? यस सर, शिपिंग जो सेल्स ऑर्डर में जो क्वांटिटी लिखी है उससे हमें मैच करना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है, आप मुझे प्रैक्टिकली बताएंगे, प्रैक्टिकली एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम है, क्या सेल्स ऑर्डर और शिपिंग क्वांटिटी में डिफरेंट हो सकता है क्या? डिफरेंट हो सकता है क्या सेल ऑर्डर और शिपिंग क्वांटिटी में? और प्रैक्टिकली सोच के बताइए क्यों डिफरेंस हो सकता है? क्या हम ऐसा हमेशा मान के चल सकते हैं क्या सर, कि सेल ऑर्डर की क्वांटिटी
1000 थी और हमने यहां पर शिपिंग 950 करी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे एरर हो गया है, ऐसा मानना चाहिए क्या? ये मिस्टेक माने जाएंगे? मिस्टेक मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? जरूरी नहीं है कि मिस्टेक है, सोचो क्यों। हो सकता है कि हमारे पास सेल्स ऑर्डर तो 1000 का था, बट अभी हम केवल 200 गुड से शिप कर रहे हो। आप कैसे सोच सकते हो? आपका दिमाग यहाँ क्यों नहीं चला? आप में से बहुत सारे लोगों ने एरर बोल दिया। यही एग्जामिनर को पता, यही आप फंस जाते हो। आप ये क्यों नहीं सोच पा रहे कि सर सेल्स ऑर्डर जरूरी थोड़ी है कि एक साथ चले जाएगा। अभी शिपिंग तो केवल 200 गुड्स को भेज रहा है, तो वो कहीं ना कहीं शिपिंग अगर 200 जा रही है तो अभी भी हमारा अनपेड अभी भी सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है, पूरा कंप्लीट नहीं है। ये भी सोचना पड़ेगा। डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन। अगर आप कंक्लूजन पे पहुंच गए कि यार सेल्स ऑर्डर और शिपिंग ऑर्डर में क्वांटिटी में मिस्टेक है, आपने एरर बोल दिया और ऑडिटर ने वो कर दिया, तो यही आपकी गलती होगी। दैट्स वाई आप लोग ऑडिट में स्ट्रगल कर सकते हैं। तो आपको ये देखना जरूर है कि सर सेल्स ऑर्डर जो बनाया जाता है वो शिप सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे शिपिंग डॉक्यूमेंट जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो शिपिंग ऑर्डर की क्वांटिटी हो उसका रीजन आपको देखना पड़ेगा। तो अथोराइज यहां पर सिर्फ वो इसलिए बना रहा है कि अथोराइज सेल्स ऑर्डर को ही डिस्पैच करना है कि नहीं करना, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। मतलब शिपिंग डिपार्टमेंट के पास पता चले वेयर हाउस से सीधे आ जाए कि ये शिप कर दो, अब उसके पास सेल्स ऑर्डर ही नहीं है, तो शिपिंग डिपार्टमेंट एटलीस्ट इस चीज को मैच तो कर सके कि भैया मेरे पास जो ऑर्डर आया है, जो मुझे शिप करना है, वो अथोराइज है या नहीं है। सेल्स ऑर्डर अथोराइजेशन कहां से पता चलती है? क्या वेयर हाउस के से पता चलेगी कि वेयर हाउस बोल रहा है कि इतनी गुड्स भेज दो? शिपिंग डिपार्टमेंट का सबसे पहले ड्यूटी क्या है कि वो वेरीफाई करेगा कि सेल्स ऑर्डर शुड बी मैच विद दी शिपिंग डॉक्यूमेंट से, इसलिए करना है कि हम अथोराइज गुड्स को ही क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। बात समझ में आ रही? ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में आपको मेरे कानों में गूंजेंगी कि हाँ सर बोल रहे थे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं और आप एमसीक्यू करेंगे, देखना आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे लेक्चर सुनने के बाद। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बिलिंग और अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट भी होता, तो पहली बात ये दोनों डिपार्टमेंट अलग है बेटा। ये दोनों डिपार्टमेंट अलग हैं। बिलिंग और अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है, ये भी अपने को मानना है। अब बिलिंग डिपार्टमेंट के पास कितना बिल बनाना है, ये कहां से आएगा? बस यही इंपॉर्टेंट है। ये बिलिंग डिपार्टमेंट को कैसे समझ में आएगा कि बिल बनाना है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू विल मेक द बिल, बिलिंग डिपार्टमेंट कहां से डिसाइड करेगा? अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है। बिलिंग डिपार्टमेंट। कई बच्चे बोल रहे हैं सेल्स ऑर्डर से। बस यही आपने गलती करी। ये नहीं करना है जो बच्चों ने सेल्स ऑर्डर लिख दिया। बिलिंग डिपार्टमेंट कभी भी सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे नहीं बना सकता। अरे बिल कब बनना चाहिए? वंस द गुड्स इज डिस्पैच्ड और बिफोर डिस्पैच ही बन जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने सेल्स ऑर्डर लिख दिया, क्या डिस्पैच हुए बिना हम बिल बना सकते हैं? क्या पॉसिबल है? तो हमेशा ध्यान रखिए, बिलिंग डिपार्टमेंट सेल्स ऑर्डर नहीं, शिपिंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पर इनवॉइस बनाएगा। यस, यहीं से असली कहानी शुरू होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे बताइए, एक ऑडिटर है, उसने 10 इनवॉइस देख लिए कि यार कंपनी 10 इनवॉइस बता रही है। अब वो ये जानना चाहता है कि यार एक्चुअल में सेल हुई है या नहीं है। वो क्या करे? इन 10 इनवॉइस को वेरिफिकेशन कहां से करे? क्या पता करना चाह रहा है वो? तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस टू शिपिंग डॉक्यूमेंट को बैच करना पड़ेगा। यहां पर ऑडिटर ने एक वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन को चेक किया है।
अब मैंने आपको बोला था मेरे बेसिक फंडामेंटल के लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, वहां मैंने असर्शन जरूर बता दिया होगा। देख के आए कि नहीं आप, ये मुझे बताओ। अब मैं यहां पर असर्शन नहीं समझा सकता, क्योंकि मैंने आपको कुछ बेसिक लेक्चर इसलिए दिए, क्योंकि असर्शन किसी दूसरी जगह समझाऊंगा। तो असर्शन मतलब सिर्फ इतना समझा देते हैं कि आप मुझे बताओ कि अगर आप इनवॉइस से शिपिंग को चेक कर रहे हो, तो आप क्या चेक कर रहे हो? कई बच्चे बोलेंगे एग्जिस्टेंस। आप सोचिए, एग्जिस्ट, वेरिफिकेशन, लिखते चलो। मैं जो वर्ड यूज करूंगा आप वो डेफिनेटली सही बता पाएंगे। बेटर वर्ड होगा ऑकरेंस। आप में से कई बच्चों ने लिखा क्वांटिटी, किसी ने बोला टू वे चेक। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनवॉइस में सिर्फ यही चेक करना चाहोगे ना कि ये सेल्स एक्चुअल में हुई है या नहीं है, एक्चुअल में हैपेंस है या नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑकरेंस। अब आप रट्टा मारते रहो, आपको लगेगा एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं होते। ट्रांजेक्शन नहीं, बैलेंस में एग्जिस्टेंस चेक किया जाता। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब आपने सर यहां पर बोला बैलेंस वर्सेस ट्रांजेक्शन, ये भी सोचो। आपको ऑडिट में स्ट्रगल क्यों करना पड़ेगा अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा? बैलेंस वर्सेस ट्रांजेक्शन, चलो मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा लीक से हटना है। बैलेंस और ट्रांजेक्शन में डिफरेंस बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन? सर बैलेंस हम जनरली कह सकते हैं, बैलेंस शीट की आइटम को ही कह सकते हैं, और ट्रांजेक्शन हम जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कह सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आइटम है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो उसमें जनरली एग्जिस्टेंस वर्ड नहीं आता, उसमें क्या आता है? ऑकरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ऑकरेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो अब हम लीक से नहीं हटे, क्योंकि ऑडिट में ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो अभी हमने यहां पर सिर्फ ये समझना है, फ्लो को समझना है। सर एक हो गया सेल्स ऑर्डर, उसके बाद हो गया हमारा शिपिंग डिपार्टमेंट, वेयर हाउस। आप कॉमन सेंस से बता पाएंगे कि वेयर हाउस से गुड्स कहां जाएगा? डायरेक्ट कस्टमर के पास चले जाएगा क्या, डेटर्स के पास, या कहीं और जाएगा? शिपिंग के पास जाएगा। आप सब सोचने लगेंगे अब, यस सर, कि ये डायरेक्ट कहां जाना चाहिए? वेयर हाउस शिपिंग को भेजेगा और शिपिंग कस्टमर को भेजेगा। तो कभी भी वेयर हाउस से शिपिंग नहीं लिखना है। और शिपिंग कस्टमर को तो भेजेगा ही भेजेगा, और एक इंटरनल डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं बिलिंग डिपार्टमेंट को भी भेजेगा। तो इनवॉइसिंग इज ए कंप्लीटली डिफरेंट गेम। जब इनवॉइस बन जाएगा तो वो कहां जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट और कंपनी में बिलिंग डिपार्टमेंट अलग होते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि सर मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वहां तो सर जो अकाउंटेंट है वही बिल बनाता है, वही अकाउंट। आप एक छोटी कंपनी में काम कर रहे हो सकते हैं। इवन हमारी एकेपीएस छोटी कंपनी है, बट हमारे फिर भी डिपार्टमेंट मैंने दो रखे हैं। बताओ क्यों रखे होंगे दो? क्योंकि अगर इन्वॉ बिल बनाने वाला ही अकाउंट रिसीव में डाल देगा, सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है आपको कॉमन सेंस से बताना है। आप सोचो, मेरे अकाउंटेंट का नाम आपको बता देता हूं, धीरज। और मेरी जो बिल बनाती है वो ताजीन करके बनाती है। मैंने दोनों को अलग क्यों रखा होगा? चलो सोचो। मेरा एक स्टूडेंट आया, उसने सर सेल्स करनी है, उसने बोला सर मुझे यूएससीपीए ज्वाइन करना है। लेट से अभी हम एक फीस सैंपल के तौर पे 10,000 रख ले रहे हैं ना, कोई 10,000 मेरी फीस नहीं, बस सैंपल के। मैं दोनों डिपार्टमेंट अलग क्यों रखना चाहता हूं? कई बच्चे बोल रहे फ्रॉड के लिए। नो, फ्रॉड इज नॉट एन इंटेंशन। पैसा डाल चुका है बंदा। आप सोचो, अगर मैं दोनों डिपार्टमेंट अलग नहीं रखूंगा ना, अगर धीरज ये काम करेगा, धीरज ने बिल बना दिया, कस्टमर को तो भेज दिया, उसने इनवॉइस में चढ़ाया ही नहीं। ना वो बिल बना रहा है, ना इनवॉइस, ना उसने बिल बनाया, ना उसने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया। लेकिन अगर बिल बनाने वाला अलग पर्सन होगा तो उसने तो बिल बना के रखा है। अब ये बिल की कॉपी कहीं ना कहीं क्या कहाँ जाएगी? एयर डिपार्टमेंट में जाएगी, तो मेरी एआर भी बुक हो जाएगी। मुझे ये बात को पता है कि अगर बिलिंग डिपार्टमेंट और एयर डिपार्टमेंट सेम हो गया तो काम खराब हो जाएगा मेरा।
कल को वो बोले कि सर 10,000 आए थे, 10,000 की ही सेल है, आपने सीपीए किसी को 10,000 में ही सेल कर दिया, अभी मुझे उससे 90,000 पे लेना, या 1,20,50 जो भी लेना बाकी है, तो वही बिल बनाएगा तो बोलेगा सर सेल ही 10,000 की, मैं बोलूंगा हाँ हो गई सेल्स यार, 10,000 पूरा आ गया, मैंने बैंक से चेक कर लिया, डन। कितना काम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर एआर बनाने वाला, बिल बिल इनवॉइस बनाने वाला अलग होगा, और अप्रूव करने वाला अलग होगा, जो कि काउंसलिंग टीम होती है, क्या सेल्स प्राइस है, एआर वाला अलग होगा, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो जाएगी, तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव अ बिग, मतलब मीडियोकर टीम है हमारी, 40+, तो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट मेंटेन करने पड़ते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आपके दिमाग में दो तीन चीजें क्लियर हो गई होगी कि सर शिपिंग डिपार्टमेंट अलग है, बिलिंग डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट रिसीवल डिपार्टमेंट अलग है, क्रेडिट डिपार्टमेंट अलग है। बिलिंग प्रिपेयर द कस्टमर इनवॉइस बेस्ड ऑन द गुड शिप्ड। और अब आपके दिमाग में एक पिक्चर पिक्चर और क्लियर हो गई। अब मैं आपसे दो पिक्चर और पूछना चाह रहा हूं। अगर मैं इनवॉइस टू शिपिंग मैच कर रहा हूं तो मैं क्या चेक कर रहा हूं, या शिपिंग डॉक्यूमेंट टू शिपिंग टू इनवॉइस मैच कर रहा हूं, तो दोनों के ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं या सेम है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ही है, आपको बताना है चैट बॉक्स में, सेम डिफरेंट। इफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी बताना है पूजा जी, आपको दोनों डिफरेंट बताना है कि सर आप इनवॉइस से शिपिंग चेक कर रहे हो तो क्या चेक कर रहे हो, और शिपिंग से इनवॉइस चेक कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्वांटिटी शुड बी सेम, आप क्या चेक कर रहे हो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, चैट बॉक्स में लिखे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत जरूरी है बेटा। चलो मैं बता देता हूं, शायद आप में से कई बच्चे नहीं सोच पाए कि नहीं सोच पाए। सर ऑडिटर उठाता है सबसे पहले कंपनी का इनवॉइस और उससे शिपिंग डॉक्यूमेंट को चेक करता है, तो इसका मतलब वो ऑकरेंस चेक कर रहा है। ठीक है सर। और शिपिंग से इनवॉइस को चेक कर रहा है, शिपिंग से डिपार्टमेंट में, तो वो चेक कर रहा है कि आपने प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर ली है या नहीं कर ली है, जो इनवॉइस है, जो एक्चुअल में सेल्स हुई है, उसका इनवॉइस प्रिपेयर हो चुका है कि नहीं चुका। तो क्या हम कंप्लीटनेस नहीं बोल सकते इसको, कि जो सेल हुई है वो कंप्लीट है या नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? या सेल हो गई सर, इनवॉइस तो बना ही नहीं, तो अभी आपने आधी सेल से रिकॉर्ड नहीं करी। आप इनवॉइस बनाना भूल सकते हो, माल भेज दिया आप पर इनवॉइस बना ही नहीं, कंप्लीटनेस आपका फेल हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? अभी आपको एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं, लेकिन लॉजिक तो समझ में आ गया होगा कि यस सर, मैं किसी कंपनी में जाऊंगा, मैं उठाऊंगा, बोले शिपिंग डिपार्टमेंट तुम्हारे डॉक्यूमेंट निकालो, हमने देखा 10 शिपिंग डिपार्टमेंट इनवॉइस 9 ही बने, इसका मतलब सेल्स अंडर वैल्यूड है। तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि सेल हमारे इस केस में, अगर आप सोचो ना, आपने शिपिंग डॉक्यूमेंट उठाए, वहां 10 थे, लेकिन इनवॉइस 9 थी, तो एक मिसिंग है। तो आपने क्या चेक करके बताया? बताया कि नहीं बताया? वाइस वर्सा। सर इनवॉइस उठाए हमने, 10 थे, लेकिन शिपिंग, स्पेलिंग पे मत जाना, फटाफट लिख रहा हूं ना, शिपिंग 9 ही थे। तब हम्म तब क्या बोलोगे? सर इनवॉइस 10 थे, शिपिंग है, तो कहीं ना कहीं सेल्स ओवर, कि यार इनवॉइस 10 बना दी, माल तो 9 ही बेचा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने बोगस सेल रिकॉर्ड कर ली। कैन यू थिंक लाइक दिस? कि ये याद करना पड़ेगा? मैं आप पूछा तो ये याद करना है, ये समझना है? कहीं बुक पढ़ के याद हो जाएगा ये आपको? नहीं होगा। दीवार में सिर मार दोगे तो भी याद नहीं हो, तो एक ही एग्जांपल है, 15 मिनट में आपको समझ में आएगा कि वाई ऑडिट इज वेरी डिफरेंट। सर इट इज पॉसिबल अगेंस्ट 2 शिपिंग बिल 1 इनवॉइस रेज्ड, क्या ये पॉसिबल है कि 2 बार बिल भेज दिया? जनरली क्या ऐसा होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना इंटरनल कंट्रोल ऐसा वीक करना चाहेगी कि ये वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, कि पारस शाह ने क्वेश्चन पूछा कि सर शिपिंग 2 बार है, इनवॉइस 1 बार है।
ये कहीं ना कहीं आपकी मिसमैच हो जाएगा। इनवॉइस नंबर और शिपिंग डॉक्यूमेंट आपके मैच होना चाहिए। कि हम ऐसे 10 बार माल भेज देंगे, इनवॉइस इकट्ठा बना देंगे, फिर आपका इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है। कहीं ना कहीं वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है कि आप शिपिंग से इनवॉइस को ट्रैक नहीं कर पा रहे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सीपीए एग्जाम। इसलिए मैं इस पे आगे नहीं बढ़ रहा हूं अभी तक। अब आपको समझ में आ गया, इनवॉइस टू शिपिंग और शिपिंग टू इनवॉइस कंप्लीटनेस और ऑकरेंस को चेक करना है। सेल्स का अंडर वैल्यूड, सेल्स का ओवर वैल्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बिल बन जाएगा तो अकाउंट रिसीवेबल मेंटेन हो जाएंगे। और यहां पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर। तो सर बिलिंग के बाद आ जाता है एआर, अकाउंट रिसीवेबल लेजर। और यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं सब्सिडरी लेजर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेरी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मुझे सब्सिडरी लेजर और एक जनरल लेजर दे दिया गया था, और उसका रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन आ गया था, बोले रिकंसाइल करिए आप। तो समझते हैं दोनों चीजों को, यहां तक सभी को क्लियर है। तो सर पहले हो गया अप्रूवल, फिर चला गया वेयर हाउस में जहां के इन्वेंट्री पिक होगी, वहां पे होगा शिपिंग, उसके बाद इनवॉइस जनरेशन, इनवॉइस जनरेशन के बाद एआर, एआर के बाद कस्टमर का पेमेंट रिसीव होगा, और पेमेंट रिसीव होने के बाद तो ये प्रोसेस आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ये चार्ट याद होना चाहिए। ये मैंने जानबूझ के ब्रिक्स लगा के आपको, ये प्रोसेस में गलती नहीं होनी चाहिए, इसको देख लो। स्टेप बाय स्टेप ही हो सकता है ये, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको याद रखने का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने अपने नोट्स क्यों दिए, क्योंकि बुक्स वाले से तो नहीं बनाएंगे आपके लिए। अब मैंने इसको एआई की हेल्प लेकर बना दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको बड़े अच्छे से याद रख सकें। अब आपके दिमाग में ये इमेज रह जाएगी, अप्रूव सेल्स ऑर्डर होगा, इन्वेंट्री में जाएगा, इन्वेंट्री से शिपिंग जाएगा, शिपिंग से इनवॉइस जनरेट होगा, इनवॉइस से एआर जनरेट होगी, और एआर से कस्टमर का पेमेंट आएगा, उसके बाद कैश डिपॉजिट। तो हम बात कर रहे हैं सर सब्सिडरी लेजर वर्सेस जनरल लेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता। मैं आपसे पूछता हूं, अकाउंट रिसीवेबल इज ए सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर? तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मान के चलो आप सब मेरे डेटर्स हैं, यू ऑल आर माई डेटर्स एज ऑफ नाउ, मान कर चलिए। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अमनप्रीत सिंह से मुझे 20,000 लेना है, मुझे जनरल लेजर में जाके चेक करना चाहिए या सब्सिडरी लेजर में जाके चेक करना चाहिए? बस ये बता दो आप। अगर आपने ये बता दिया तो आप थोड़ा सोच पा रहे हैं। सर हमें ये बात चेक करनी पड़ेगी सब्सिडरी लेजर। वाई? बिकॉज जनरल लेजर में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट नहीं होता। मैंने आपको जनरल एंट्री करके बता दी। जैसे आपने कस्टमर ए से गुड्स परचेज किया $20,000 का, तो कस्टमर ए से परचेज किया तो वो आपका अकाउंट्स पेबल है। कस्टमर बी से भी आपने परचेज किया 30,000 का। अगर हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कस्टमर ए ने आपसे परचेज किया ना, तो हम सेल्स के, अभी हम कस्टमर ए ने परचेज किया है, कस्टमर बी ने, तो हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। तो सर दोनों मिलाकर मेरी सेल्स हैं, इन दोनों का जो टोटल है 50,000, ये मुझे जनरल लेजर में मिलेगा या सब्सिडरी लेजर में मिलेगा? चलो ये बताओ। तो सर ऑब्वियस सी बात है, ये तो मेरा पार्ट ऑफ जनरल लेजर होगा। मेरे सब्सिडरी लेजर जो कहलाएंगे, देखो यहां पर जनरल लेजर में अकाउंट रिसीवेबल टू 50,000 है, टू सेल्स रेवेन्यू। लेकिन मेरे जो सब्सिडरी लेजर है उसमें मेरे कस्टमर ए का अकाउंट अलग होगा, कस्टमर बी का अकाउंट अलग होगा। तो सर हम ये कह सकते हैं कि जब हमें अकेले सब्सिडरी लेजर बनाना है तो हम मिस्टर ए का एक अलग अकाउंट दिखेंगे, मिस्टर बी का अलग देखेंगे। मिस्टर ए का अकाउंट अलग होगा, मिस्टर बी का अकाउंट अलग होगा। तो मिस्टर ए का जो अकाउंट है वो सब्सिडरी है, ठीक है, ये दोनों सब्सिडरी हैं। लेकिन जब मैं ओवरऑल अकाउंट रिसीवेबल के बारे में बात कर रहा हूं तो वो मेरा जनरल है।
ऑडिट टफ है या आसान है? क्या लगा अभी आपको शुरुआती 57 मिनट का अनुभव? बीकॉम वाले स्टूडेंट? आसान, मुश्किल? नोट्स आपको मिलेंगे ना, एलएमएस में बताएंगे। एक बात अब आपको समझ में आ गई कि सर हम इसको रट के पास नहीं कर पाएंगे, ये आई कि नहीं आई बात समझ में? हाँ, ये नोट्स के कारण आसान हो जाएगा, नोट्स इसीलिए दिए जा रहे हैं आपको, और साथ में एग्जाम्पल्स, लॉजिक्स। तो ये एग्जाम बेटा प्योरली लॉजिक बेस्ड एग्जाम है। इसको आप रट्टाफिकेशन मारने की कोशिश मत करना। सोचिए अभी आपको स्टार्टिंग में ही 45 से 40 मिनट में आइडिया लग गया है कि सर जिस बैच में जो पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल लॉजिकली आपको सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। तो सब्सिडरी लेजर वर्सेस मैंने यहां बना के भी दे दिया आपको। टू ट्रैक इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट, जनरल लेजर समराइज टोटल सेल्स एंड टोटल रिसीवेबल, डिटेल पर कस्टमर, और ये कंपनी वाइड होता है। जनरल लेजर जो होगा, अब सोचिए आपके दिमाग में एक चीजें आ गई कि सर अभी आपने हमको अकाउंट रिसीवेबल तक पहुंच गया बेटा आप लोग कि नहीं पहुंचे? यहां तक तो अब आपके दिमाग में आ गया कि हाँ सर, सेल्स ऑर्डर आ गया, सेल्स ऑर्डर को अप्रूव कर दिया, वो जाके वेयर हाउस में चला गया, वेयर हाउस के बाद शिपिंग हो गया, शिपिंग के बाद बिलिंग बन गई, बिलिंग के बाद कस्टमर आ गया। अब अकाउंट रिसीवेबल से क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, कलेक्शन आएगी यहां से। अब कलेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है, कलेक्शन एक अलग काइंड ऑफ गेम है। कलेक्शन के लिए बनाया जाएगा एक मेल रूम। हमें इंडिया के अकाउंटिंग जैसे नहीं सोचना है कि सर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। कई देखो, थोड़ा इंडियन स्टूडेंट को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता। मेल रूम, अब बोलेंगे सर हमारे इंडिया में तो ऐसा कोई मेल रूम होता ही नहीं। अरे हम अमेरिका की बात कर रहे हैं बेटा, तुम क्यों इंडिया के चक्कर में पड़े हो? ऐसा होगा एक मेल रूम, जानबूझ के मेल रूम बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। मेल रूम में आप देख रहे हैं लिफाफे हैं ये सारे, सोचो क्या आया होगा, इनके पास क्या आया होगा। और यहाँ पे जानबूझ के कैमरा भी लगाया है, ये पूरा मैंने एआई से बनाई है। कैमरा लगाया है और यहाँ लिखा है मेल रूम कैश रिसिप्ट इनफ्लो। इस चीज को ध्यान से सोचो, विजुलाइज करो कि एक मेल रूम में आप बैठे हुए हो, आपके पास बहुत सारे इन्वेलप आते हैं। आपका काम इन इन्वेलप को क्या होना चाहिए? खोलना होना चाहिए सिर्फ, कि आप इन्वेलप खोल के अकाउंट रिसीवेबल को भी एंट्री करना शुरू कर दोगे क्या? तो मेल रूम में आपका काम क्यों नहीं होना चाहिए अकाउंटिंग की एंट्री करना? नहीं तो आप क्या करोगे? सोचो अगर आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी दे दी, इस मेल रूम में से जो पैसा आया वो आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं? प्राइमरी रोल मेल रूम का क्या होगा? इनिशियल हैंडलिंग, रिसीव इनकमिंग मेल विच में इंक्लूड चेक्स, रेमिटेंस एडवाइस। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब आप सोचो कि आपने माल भेज दिया, आप एक मेल, आप अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि आप एक मेल रूम में एक एम्प्लॉय के रूप में बैठे हो, आप ईमेल को खोलते हो या आपके पास फिजिकल मेल्स आते हैं, उसके अंदर चेक निकलता है और साथ में निकलता है एक रेमिटेंस एडवाइस। दो चीज निकलती है। मेल रूम में आप बैठे हो और वहां से निकलता है चेक। चेक की स्पेलिंग आप बोलोगे सर CHEQE, वो यूके वाली है ना, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। चेक और क्या निकलेगा? एक RA, जिसको रेमिटेंस एडवाइस हम बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अब उसने रेमिटेंस एडवाइस निकालना है। अब उस रेमिटेंस एडवाइस को निकालकर वो इनिशियल कैश रिसिप्ट रिकॉर्ड में केवल एक लिस्टिंग ऑफ चेक कर देगा। क्या कर देगा? लिस्टिंग ऑफ चेक। वो करेगा कि भैया मिस्टर राम से आया चेक, कितने का आया? $1000। मिस्टर श्याम से आया अपने को, वो सिर्फ क्या कर रहा है? लिस्टिंग कर रहा है कि साथ में उसको एक रेमिटेंस एडवाइस मिल रही है। यहां पर एक वर्ड लिखा है रेमिटेंस एडवाइस, और दोनों को अलग करना है। सर ये रेमिटेंस एडवाइस क्या है?
कौन बताएगा? कहीं आपने प्रैक्टिकली देखा हो रेमिटेंस एडवाइस? रेमिटेंस एडवाइस का मतलब है कि ये इनवॉइस, किस इनवॉइस के अगेंस्ट में मैं पेमेंट कर रहा हूं। आप सोचिए ना, आपका कस्टमर है, वो बताएगा ना कि ये 1000 का डॉलर में इनवॉइस नंबर 102 के अगेंस्ट में कर रहा हूं। या वो बोल सकता है कि 1000 को आप 102 में, मुझे $800 देना था आपको, और इनवॉइस नंबर, आपको तो सपना नहीं आएगा ना, तो कस्टमर ही बताएगा कि मुझे इनवॉइस नंबर। तो आप इससे चेक कर सकते हो जाके कि यार इनवॉइस नंबर 103 में तो 250 की, अभी भी $50 बाकी है, इसका मतलब अगर इसने $1000 दिए, तो आपको समझ में आ गई रेमिटेंस एडवाइस का मतलब। तो अभी यहां पर मेल रूम का काम क्या है? सिर्फ ओपन करना। बताओ कैमरा क्यों लगाए? ताकि वो कहीं जेब में ना डाल ले। तो मेल रूम में कैमरा होना चाहिए, जिसका काम क्या है? वो करेगा, फोटो कॉपी करेगा, डज नॉट डिपॉजिट और हैंडल कैश डायरेक्टली। इनका काम अलग है, इनका काम ये नहीं है बेटा। ये उठा के चेक बैंक में नहीं डालेंगे, ये उठाकर किसको दे देंगे कि भैया ये इनवॉइस आए हैं, ये रेमिटेंस एडवाइस है। तो अभी हमने आपको रेमिटेंस एडवाइस बता दी। रेमिटेंस एडवाइस इज ए डॉक्यूमेंट सेंट बाय ए कस्टमर टू ए बिजनेस टू इन्फॉर्म दैट द पेमेंट हैज बीन मेड एंड इनवॉइस और अकाउंट इज सप्लाइड। जैसे एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पे $50,000 का पेमेंट आया है, और वो बताना चाह रहा है कि $50,000 में 105। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। मेल रूम डिपार्टमेंट उठाकर इस रेमिटेंस एडवाइस को ओपन करने के बाद, लिस्टिंग करने के बाद, ये सारे के सारे कैशियर डिपार्टमेंट को भेजेगा। लेकिन मैंने अभी यहां पे कैश डिपार्टमेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कैश साइकिल एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी इतना पता होना चाहिए कि पेमेंट आ गया, फिर एआर डिपार्टमेंट भी पढ़ेंगे। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे जो आप ओवर द पीरियड देखेंगे, आपको ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। पैकिंग स्लिप, ये पैकिंग स्लिप कहां पर बनना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जब आपके पास कोई सेल्स ऑर्डर आएगा, तो सेल्स ऑर्डर करने के बाद आप क्या करोगे? एक बॉक्स में उसकी पैकिंग करोगे। पैकिंग करके ये गुड्स आप कहीं ना कहीं किसके पास पहुंचा दोगे? शिपिंग डिपार्टमेंट के पास। एक शिपिंग डिपार्टमेंट कौन हो सकता है सर? किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। तो अब जो शिपिंग डिपार्टमेंट का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि वो वेयर हाउस शिपिंग, वेरीफाई द गुड्स रिसीव फ्रॉम द वेयर हाउस, मैच द अप्रूव सेल्स ऑर्डर, प्रिपेयर ए पैकिंग स्लिप एंड बिल ऑफ लेडिंग, एंड शिप द गुड्स टू द कस्टमर। तो ये काम होते हैं शिपिंग डिपार्टमेंट। वो पैकिंग स्लिप शिपिंग डिपार्टमेंट बनाए कि सेल्स ऑर्डर से हमें मैच करना है कि जो सेल्स ऑर्डर था वही गुड्स मेरे पास आया है। चलो अपन पैकिंग बना देते हैं और बिल ऑफ लेडिंग बना देते हैं। अब बिल ऑफ लेडिंग के बारे में भी समझाए, सारे लगाए मैंने यहाँ पर दोनों, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे दोनों में। पैकिंग स्लिप में तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सोचो अगर पैकिंग स्लिप ना बनी हो तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा कि भैया जो ऑर्डर आया है वो वही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पैकिंग स्लिप का काम क्या है? हम्म इसमें आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स मिलेगा, और बिल ऑफ लेडिंग जो है, किसको भेजना है उसका नाम इसमें आ जाएगा, XYZ डिस्ट्रीब्यूटर। गुड्स तो वही है। तो बिल ऑफ लेडिंग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो पैकिंग स्लिप, ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग लिस्ट टू डिलीवरी, इस नॉन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इंक्लूड शिपिंग दैट लिस्ट द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द पैकेज सेंड टू द कस्टमर। और बिल ऑफ लेडिंग अलग कॉन्सेप्ट है, ये ट्रांसपोर्टर के द्वारा इशू किया जाएगा कि मुझे गुड्स मिल चुका है, अब ये गुड्स कहां जा रहा है। तो शिपर और करियर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ मुझे यहां से गुड्स मिल चुका है, बिल ऑफ लेडिंग के नाम से बोलते हैं उसको, कि मुझे इस पर्सन से गुड्स मिल चुका है, मैं इसको भेज रहा हूं। इसको हम क्या बोलेंगे? BOL, बिल ऑफ लेडिंग, ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको कई बार एग्जाम में ये दी होंगी
कि गलतियां ढूंढने के लिए कि यार बिल ऑफ लीडिंग में तो गुड्स अलग है, पैकिंग लिट्स में कुछ अलग लिखा हुआ है। आपको एज ए ऑडिटर मैच करने पड़ सकते हैं, तो आपको पता तो हो कि पैकिंग स्लिप क्या चीज है और बिल ऑफ लीडिंग क्या चीज है। तो बिल ऑफ लीडिंग में आप देखेंगे आने वाले समय जब हम सिमुलेशन करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में याद दिलाऊंगा कि वहां पे मैंने आपको दिखाई थी। अब ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर टिप: मैच द पैकिंग स्लिप विद सेल्स ऑर्डर। मैच करना पड़ेगा कि जो सेल्स ऑर्डर में लिखा था वही पैक हुआ है। एंड इनवॉइस टू इंश्योर दैट कस्टमर रिसीव व्हाट दे वर बिल्ड। आपका सबसे इंपॉर्टेंट थी कि हाँ सर, पैकिंग स्लिप में भी वही चीज है जो सेल्स ऑर्डर में है, और जो सेल्स ऑर्डर में लिखा है वही इनवॉइस है। और बिल ऑफ लेडिंग से पता चल जाएगा कि ये नकली नहीं बनाए, एक्चुअल में शिप डिस्पैच हो चुका है। और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम अकाउंटिंग में पढ़ा चुके हैं आपको, कट ऑफ रेवेन्यू। ये आपको बिल ऑफ लेडिंग से ही पता चलेगा कि एफओबी एट शिपिंग पॉइंट है या एफओबी एट डेस्टिनेशन। इसके ऊपर आपको मेरा एक बेसिक अकाउंटिंग के लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बीओएल, तो बीओएल वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। कट ऑफ, मैंने इसलिए बोला था आपको कुछ लेक्चर देखना पड़ेंगे मेरे बेसिक्स के। कट ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग में लिखा होता है कि सेल्स एफओबी एट डेस्टिनेशन होने वाली है या एफओबी एट शिपिंग। सर ये लेक्चर हमको अगर देखना हो तो मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, मैं रेफरेंस के लिए अपने इस क्लास में लगा दूंगा। आपको मैं बता देता हूं कि वो लेक्चर आपके बहुत काम आएगा। ये लेक्चर आप जरूर देख लेना। इन्वेंट्री दिखा देगी, इससे आपको बहुत हद तक समझ में आएगा। मैं आज के इस लेक्चर के साथ में इसको अभी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का ये उसमें डाल देता हूं, जिससे आप जब इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखकर आएंगे तो आपको पहले से शिपिंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं। एफओबी एट शिपिंग पॉइंट वर्सेस एफओबी एट डेस्टिनेशन पॉइंट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इस पर्टिकुलर टास्क को काफी डिटेल में आपको पहले भी लाइव क्लास में फंडामेंटल सेशन में पढ़ाया है, और भी शायद मेरा कोई डिटेल लेक्चर इसके ऊपर होगा। तो वो 8-9 मिनट का ही लेक्चर है, उसको आप डेफिनेटली आज के बाद इसको देखें। और वैसे हमने एक मेन क्लास ली है तो उसमें भी काफी डिटेल में ये चीजें पढ़ाई, और मेरा मानना है कि आपको ये चीजें पहले से आती भी होंगी। हाँ, इंट्रो लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई कि सर किसका क्या पर्पस है, ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो मेल रूम के बारे में बात करी थी उसको अब हम फर्दर और एक्सप्लेन करते हैं। तो सर मेल रूम का काम क्या होता है? चेक को आना, रेमिटेंस एडवाइस को, और वो उठाकर क्या करेगा? फॉरवर्ड चेक एंड टू कैश। चेक एंड लॉग की मैंने ये लॉग्स बना लिए हैं, ये मैं आपको उठाकर कैश। फिर कैश डिपार्टमेंट क्या करेगा? कैश डिपार्टमेंट उठा के चेक का क्या करेगा? बैंक डिपॉजिट स्लिप बनाएगा और उठाकर वो क्या कर देगा? बैंक। तो आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स। क्या? कि मेल रूम का काम अलग होता है और कैशियर का काम अलग होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एमसीक्यू में आप इसी में कंफ्यूज होंगे कि मेल रूम का, आपको लगेगा कि मेल रूम का ही काम कैश डिपॉजिट करना। नहीं बेटा, मेल रूम का काम कैश डिपॉजिट करना नहीं है। कैशियर, जिसको कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है। और सोचिए, रिव्यू प्रोवाइडर ऐसे नहीं पढ़ाते, वो ऐसा चार्ट दे देते, बोले आप समझो। और जब मैं आपको कल ये चार्ट के बारे में पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब जब कल हमारी क्लास होगी, इसके आगे भी होगी, और कल हम इसके और भी डिटेल पर्सपेक्टिव को समझेंगे, उसके पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा। ग्लेम सॉफ्टवेयर आपके पास है, सबके पास, ऐसा मैं मान के चलता हूं।
चलिए, होमवर्क आपको कल दे देंगे। अभी अभी आज पहले ही दिन है, कई बच्चों के सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड नहीं होंगे तो फिर वो बोलना शुरू करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि अब आपको ये सारी प्रोसेस याद करनी पड़ेगी, या लॉजिकली आप एक बार लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरा ऐसा मानना है कि अब आपको बहुत ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। दैट्स वाई हमारी जो भी पूरी ऑडिट की क्लास है वो इसी तरीके से होगी। आपने अगर क्लास के बाद होमवर्क नहीं किया तो फिर आपको आगे कुछ समझ में कम आना शुरू होगा, फिर आपको अपने लेवल पर बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम क्लास के बाद कुछ एमसीक्यूज करेंगे। वी विल सॉल्व लॉट ऑफ सिमुलेशंस, और सिमुलेशन हम सबसे ज्यादा उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही करेंगे। हाँ, ओरिएंटेशन लेक्चर भी मैं आज बना दूंगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि वो जो हमारे एलएमएस है उसी के अंदर ये लेक्चर आएंगे, जो ऑडिट के लेक्चर्स हैं। जो हमारा ऑडिट पोर्टल बना हुआ है ये आप सभी लोग एक्टिवेट करवा लेना। इसी के अंदर आपको ऑडिट, यूएससीपी ऑडिट में आपको देखने को मिल जाएगी। और कुछ बच्चे सुपर 30 लेक्चर अकाउंटिंग के देख लें, 12 घंटे के लेक्चर, जिससे कि वो कुछ इन्वेंट्रीज से रिलेटेड जो बच्चों ने नहीं देखे हैं वो सुपर 30 के 12 घंटे के लेक्चर जरूर देख लें। इसके 12 घंटे के लेक्चर में आपको ये भी बता देता हूं कि साइमल्टेनियसली आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। ये 12 घंटे के लेक्चर आप देख लेंगे, इट विल डेफिनेटली सर्व द पर्पस, जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और इसमें तीसरे चौथे नंबर पर शायद एफओबी का काफी डिटेल में लेक्चर होगा, एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट। सो मैंने आपसे एक, तो ये लेक्चर आप डेफिनेटली देख के रखें। और जो ऑलरेडी फार पास कर चुके हैं वो ऑडिट पढ़ रहे हैं तो उनको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एफएआर सब्जेक्ट को ऑलरेडी पास कर लिया है, सो मेरा मानना आपको कुछ भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू स्टडी सिंगल ऑडिट। आपको मतलब अकाउंटिंग को और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी वेल वर्ज्ड, तभी आपने फार को पास किया है। तो जिन्होंने फार को पास कर लिया वो अननेसेसरी एफएआर को दोबारा पढ़ना ना शुरू करें। लेकिन जो लाइव क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके एमसीक्यूज और उसके सिमुलेशंस को साथ साथ करते चलें, क्योंकि हमारा जो अप्रोच रहने वाली है वो सिमुलेशंस के ऊपर ज्यादा मास्टरी की रहने वाली है। तो जैसे अगर हमने सेल्स ऑडिट, आज पहला दिन था, इसके पहले एक ओरिएंटेशन था, कल भी हमारी क्लास होगी, परसों भी हमारी क्लास होगी। तो हम सेल्स वाले चैप्टर्स को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, फिर आपको एक टारगेट दे देंगे कि आप अपना सिमुलेशन करके, तो फार के बेसिक लेक्चर भी साथ साथ देखते चलिए। अब सीपी की एग्जाम है, 2 साल में तो पास नहीं करना है।